जय हिंद मेरे दोस्तों। आज पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके YouTube चैनल कौशल जी के जीएस क्लासेस पर। तो कल जो हम लोग सेशन शुरुआत किए थे उसमें हम लोग सबसे पहले स्पीडी का जो आपका पीछे जो सेट प्रैक्टिस दिया गया है उसको हम कवर किए थे। तो उसको हम लोग आज कवर तो करेंगे ही करेंगे दूसरा पेज, लेकिन उसके साथ आज आपको साइंस के कुछ प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। कुछ करंट अफेयर्स के जो अभी एएलपी टेक्नीशियन में जो आपका प्रश्न आ रहा है जिस लेवल का, उसी लेवल का आपको हम प्रश्न करवाएंगे। आप लगातार बनकर पूरा सेशन देखने का प्रयास कीजिएगा। लगभग यह 35 से 40 मिनट का सेशन होगा और अगर आप पूरा देख लेते हैं तो समझिएगा कि आपका दिन भर का जो जीके जीएस करंट अफेयर्स का जो कोटा होता है वो कोटा आपका पूरा हो जाएगा। इसीलिए आप पर हमें यह पूर्ण भरोसा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप पूरा कोशिश कीजिएगा पूरा वीडियो देखने का। ठीक है, तो चलिए बिना कोई देरी के हुए आज के हम इस सेशन को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्पीडी पुस्तक से, उसके बाद फिर स्पीडी करंट अफेयर्स को लेंगे, फिर आपको दृष्टि का जो आता है आपका वो बुक दृष्टि का जो करंट अफेयर्स आता है दृष्टि विजन, उसको भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के हम इस सेशन का शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आज का पहला सवाल आप लोग बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस एक होता है, एक विश्व खेल दिवस होता है, एक राष्ट्रीय खेल दिवस होता है। तो 3 खेल दिवस याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम राष्ट्र लेवल से बात करते हैं। तो राष्ट्र लेवल पर जो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं वो 29 अगस्त को मनाते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को। राइट, उसके बाद दूसरा जो आता है वो होता है आपका विश्व खेल दिवस। विश्व खेल दिवस याद रखिएगा जिस दिन हम लोग भाजपा का स्थापना दिवस मनाते हैं, भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी की जो पार्टी है उसका जो स्थापना दिवस मनाते हैं उसी दिन हम लोग विश्व खेल दिवस मनाते हैं। क्योंकि आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अभी विश्व लेवल पे बीजेपी जो है ना अभी पूरा खेल कर रहा है। विश्व लेवल की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है बीजेपी, यानी बीजेपी का स्थापना दिवस हम लोग 6 अप्रैल को मनाते हैं। 6 अप्रैल को मनाते हैं विश्व खेल दिवस और बीजेपी का स्थापना दिवस भी। और बीजेपी का स्थापना 1980 में हुआ था। 1980 में हुआ था 6 अप्रैल के दिन। कब हुआ था? 6 अप्रैल के दिन 1980 में। और इसका नामकरण जो किया था वो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया था। ठीक है, आप याद रखिएगा। और कल हम अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कुछ पुस्तक चर्चा किए थे, एक बार दोबारा रिवीजन करवा देते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के पुस्तक का नाम है राजनीति की रपटेली राहें, संसद के 3 दशक, वहीं याद रखिएगा अमर बलिदान, वहीं याद रखिएगा संसद के 3 दशक, वहीं असम समस्या। ये सब पुस्तक के लेखक कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी का समाधि स्थल का नाम है स्मृति स्थल। क्या नाम है? स्मृति स्थल। स्मृति स्थल जो कि दिल्ली में है। कहाँ में है? दिल्ली में, ये आप याद रखिएगा। और ऐसे तो अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी का, लेकिन उनका कार्य क्षेत्र जो था वो आपका उत्तर प्रदेश दिल्ली का इलाका था, याद रखिएगा। और इनका निधन 2018 में हुआ था, 16 अगस्त के दिन हुआ था, याद रखिएगा। ये सब डेट पूछ सकता है। ठीक है, और बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं। तो 11 जून को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। तो 3 चीज याद रखिएगा, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त, विश्व खेल दिवस 6 अप्रैल को जिस दिन बीजेपी का स्थापना मनाते हैं, और 11 जून को आप याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। ये 3 खेल दिवस याद रखिएगा। और भारत के अंदर में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वह आपका, पहले उसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, लेकिन नरेंद्र मोदी ने 2021 ईस्वी में याद रखिएगा इसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। यानी राजीव गांधी का नाम हटा दिया क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी से थे, इसीलिए उनका नाम परिवर्तित करके मेजर ध्यानचंद पुरस्कार रख दिया। और उसमें दी जाने वाली राशि है 25 लाख रुपया। कितना रुपया है? 25 लाख रुपया दी जाने वाली राशि है। ये तो हुआ भारत के
अंदर में सबसे बड़ा खेल के क्षेत्र में पुरस्कार? अगर हम बात करते हैं पूरे विश्व में सबसे बड़ा खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है, तो याद रखिएगा लॉरियस पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? लॉरियस पुरस्कार। और बात करते हैं कि लॉरियस पुरस्कार का स्थापना कब हुआ था, तो लॉरियस पुरस्कार का स्थापना 1999 में हुआ था। और भारत के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा पुरस्कार बताए राजीव गांधी, जिसका नाम मेजर ध्यानचंद हो गया, इसका शुरुआत 1991-92 में, 1991-92 में। और यह पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने थे, तो आप लोग बताइएगा कि भारत के जो पहले आपके शतरंज के जो ग्रैंड मास्टर बने थे उनका नाम था विश्वनाथन आनंद। क्या नाम था? विश्वनाथन आनंद था। और विश्वनाथन आनंद को ही भारत के अंदर में सबसे पहला मेजर ध्यानचंद बोल सकते हैं आप कि ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। और भारत के अंदर में अगर बात करते हैं कि दूसरे विश्व शतरंज चैंपियनशिप का अवार्ड हाल ही में दिया गया है। पूरे विश्व में भारत के अंदर में दूसरे नंबर के जो शतरंज के जो वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीता है वह याद रखिएगा आपके डी गुकेश ने जीता है। और यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा डी गुकेश का एज मात्र 18 वर्ष है और वह 18 वर्ष के आयु में, याद रखिएगा 18 वर्ष के आयु में वह जीत लिया कौन सा पुरस्कार, तो आपका शतरंज का जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है पूरे वर्ल्ड चैंपियनशिप। और यह डिंग लेरेन को हराने का काम किया है, जिसका घर चाइना था। कहाँ था? चाइना था। और वह उससे पहले वो शतरंज के चैंपियनशिप रहे हैं, लेकिन उसको वो हरा के जो है कि आपका सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इसीलिए यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। और यह भी पूछेगा कि यह खेल कहां पर हो रहा था, यानी किस देश में आयोजित हो रहा था आपका वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, जिसमें आपका डी गुकेश ने डिंग लिरेन को हरा दिया। तो याद रखेगा यह सिंगापुर में हो रहा था। कहां में हो रहा था? यानी 2-3 क्वेश्चन, सिंगापुर में हो रहा था। और वह किसको हराया? डिंग लिरेन को हराया। और डिंग लिरेन कहाँ के थे, तो नाम से ही लग रहा है चाइना का था। और याद रखिएगा यह भारत के डी गुकेश थे 18 वर्ष की आयु में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत के अंदर में बताना है कि किस व्यक्ति के द्वारा मधुशाला नाम के पुस्तक का रचना किया गया है। तो मधुशाला नाम के पुस्तक का रचना किसने किया है, तो बताइएगा हरिवंश राय बच्चन। अमिताभ बच्चन के पिताजी हरिवंश राय बच्चन का 2 पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है मधुशाला, हिंदी के बहुत बड़े ख्याति प्राप्त लेखक थे ये। ठीक है, मधुशाला के लेखक है हरिवंश राय बच्चन। और इनके द्वारा दूसरा पुस्तक का जो रचना किया गया है उनका नाम है 10 द्वार से सोपान तक। 10 द्वार से सोपान तक और मधुशाला, ये दोनों के लेखक है हरिवंश राय बच्चन। याद रखने का प्रयास कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। तो दाभोल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में है। दाभोल विद्युत परियोजना जो है वह महाराष्ट्र में है। आप याद रखिएगा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और दाभोल का ही दूसरा नाम है एनरॉन विद्युत परियोजना। यानी दाभोल और एनरॉन विद्युत परियोजना कहाँ में है? महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र से एक नदी निकलती है जो बहुत फेमस है, जिसका नाम है गोदावरी। कौन सी नदी? गोदावरी नदी महाराष्ट्र के अंदर में नासिक जिला से निकलती है। और वही नासिक जो कि अंगूर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? अंगूर के लिए, साथ ही साथ प्याज के लिए भी प्रसिद्ध है। नासिक शहर प्याज के लिए भी प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। और अगर हम बात करते हैं आपका जो है कि महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र के अंदर में याद रखिएगा आपका क्या कहते हैं, लावनी। लावनी जो आपका नृत्य है वो बहुत फेमस है महाराष्ट्र का। लावनी हो गया, तमाशा हो गया, मौनी हो गया, ये सब महाराष्ट्र का फेमस है। आप दोनों याद रखिएगा, लावनी और तमाशा। तमाशा को एक क्वेश्चन पूछता है कि तमाशा लोक नृत्य जो महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है, इसको विकसित करने का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है? तो बताइएगा वंशीधर भट्ट को। वंशीधर भट्ट को तमाशा नृत्य जो है कि आपको विकसित करने का श्रेय जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और महाराष्ट्र राज्य का स्थापना गुजरात से अलग होके 1960 में हुआ था, याद रखिएगा 1 मई को। यानी 1 मई 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र राज्य का स्थापना किया गया
था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भारत के अंदर में अगर बात करते हैं कि महाराष्ट्र राज्य जो है उसके मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में, तो लोग याद रख लीजिएगा कि महाराष्ट्र राज्य के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है वह देवेंद्र फडणवीस बने हैं, हाल ही में जो चुनाव हुए थे। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग बताइएगा कि भारत के अंदर में किस व्यक्ति को आप लोग को बताना है कि राजा राममोहन राय का पूर्वगामी कहा जाता है। तो भारत के अंदर में राजा राममोहन राय का जो पूर्वगामी कहा जाता है वह याद रखिएगा आपका किसे कहा जाता है, तो अल्बुकर्क को। किसे कहा जाता है? अल्बुकर्क को कहा जाता है, याद रखिएगा। और अल्बुकर्क जो थे वो आपके पुर्तगाली गवर्नर थे, दूसरे नंबर के, याद रखिएगा। उसी को भारत के अंदर में आपका क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा आपका राजा राममोहन राय का पूर्वगामी। यानी राजा राममोहन राय ने जो भारत के अंदर में काम किए थे उसी के तरह भारत में पुर्तगाली गवर्नर आए थे अल्बुकर्क, जो कि 1510 ईस्वी में गोवा को भी हड़पने का काम किए थे, आप लोग को पता है। और गोवा अंतिम रूप से जो आज़ाद हुआ था वह याद रखिएगा आपका 1961 में, 19 दिसंबर 1961 को, याद रखिएगा। गोवा जो है कि वह मुक्त हुआ था, किससे? तो पुर्तगाली से। और याद रखिएगा कि जब वह आज़ाद हो रहा था पुर्तगाल से आपका गोवा, तो उस समय गोवा के जो पुर्तगाली गवर्नर थे वह सिल्वा था। कौन था? सिल्वा। यानी 1510 में जब ग्रहण कर रहा था अल्बुकर्क थे, और जब वो आज़ाद हो रहे थे, भारत को जब गोवा सौंपा जा रहा था, तो उस समय कौन थे? सिल्वा थे। और याद रखिएगा कि गोवा जो छीना गया था वह बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से छीना गया था। ठीक है, आदिल शाह से छीना गया था, याद रखिएगा, गोवा को। और छीनने वाले व्यक्ति कौन थे? तो दूसरे नंबर के पुर्तगाली गवर्नर, जिसका नाम था अल्बुकर्क। और अल्बुकर्क से पहले अल्मेडा आया था। कौन आया था? अल्मेडा। यानी कि आप लोग को पता है कि अल्मेडा आया था 1505 में पहले पुर्तगाली गवर्नर बनकर, और लगभग 1510 में आपका आया कौन? तो अल्बुकर्क आया। और पहला पुर्तगाली गवर्नर जो था अल्मेडा, उन्होंने भारत के अंदर में ब्लू वाटर नीति को लागू किया था। और ब्लू वाटर नीति को खत्म करने का काम जो अगले गवर्नर आए अल्बुकर्क ने किया, और अल्बुकर्क ने खत्म करके उस स्थान पर कार्टेज व्यवस्था को लागू किया। तो क्वेश्चन याद रखिएगा कि भारत आने वाले पहले यूरोपीय कंपनी कौन है, तो याद रखिएगा पुर्तगाली। और सबसे बाद में जाने वाले भी कौन है, तो वो भी पुर्तगाली हैं, क्योंकि अंतिम रूप से जब भारत आज़ाद हो गया था फिर भी भारत के अंदर में वो थे, क्योंकि 1961 में अंतिम रूप से छोड़ा गोवा को, और भारत आज़ाद हुआ था 1947 में। यानी कि बहुत अंतिम तक रहे हैं भारत में पुर्तगाली। और पहले आने वाले भी कौन है, तो पुर्तगाली। और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था, तो 1498 में। और उसके बाद हुआ आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना पक्की 1600 में, एलिजाबेथ प्रथम के काल में हुआ था 31 दिसंबर 1600 को, याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं, उसके बाद हुआ था डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में, फिर हुआ था डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में, फिर हुआ था फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में, और लास्ट में हुआ था स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में। लेकिन भारत आने वाला पहला बोलेगा तो पहला बोलना है पुर्तगाली, और जाने वाले भी बोलना है अंतिम रूप से कौन था, तो वो भी पुर्तगाली था। और पहला गवर्नर कौन था, तो अल्मेडा। और दूसरा गवर्नर कौन था, तो अल्बुकर्क। और तीसरा गवर्नर भी अगर पूछ दे, अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप पीसीएस लेवल के एग्जाम में बैठिएगा या फिर आपका एसआई लेवल के एग्जाम में बैठिएगा, तो वहाँ पर तीसरा पुर्तगाली गवर्नर पूछेगा, तो मारिएगा 1515 में बनकर आया था, जिसका नाम था नीनो दी कुना। लेकिन अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा है, लेकिन आगे पूछने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन, शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई की नाम क्या है? अब की बार जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, 70वीं बीपीएससी, जो इधर हाल ही में जो पूरा विवाद से घिरा हुआ है, उसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि हमारे शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई का नाम क्या है? कहने का मतलब हमारा शरीर जो पूरा बना हुआ है, ये छोटी छोटी पदार्थ से मिलकर बना हुआ है, जिसे हम लोग कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका। यानी हमारे शरीर की
सबसे छोटी इकाई का नाम कोशिका है और छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। और कोशिका शब्द का पहली बार प्रयोग 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। लेकिन कोशिका का जो रॉबर्ट हुक ने जो प्रयोग किया था या खोज किया था वह एक प्रकार का मृत कोशिका था। कैसा कोशिका था? मृत कोशिका। क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है, थोड़ा रेलवे सबके एग्जाम में बैठिएगा तो स्टेटमेंट टाइप से क्वेश्चन पूछता है, निम्न में से कौन सा कथन कोशिका के बारे में सही है, कौन सा कथन गलत है। यानी 4 स्टेटमेंट दिया रहेगा, तो अगर पूछेगा कि पहला स्टेटमेंट कि कोशिका का पहली बार प्रयोग रॉबर्ट हुक ने किया है तो सही है भैया। कोशिका शब्द का जो आपका प्रयोग किया था वो 1665 में किया था तो वो भी सही है। खोज भी किया था 1665 में, और आपका जो कि खोजा था वो कैसा कोशिका था, तो वो जीवित कोशिका, तो ये भी सही है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि कोशिका शब्द कोशिका का जो आपका जीवित कोशिका का जो खोज किया है वो आपका रॉबर्ट हुक ने नहीं किया है। रॉबर्ट हुक ने सिर्फ मृत कोशिका का खोज किया था 1665 में, और इसके जीवित कोशिका का खोज जो किया था वो ल्यूवेनहॉक ने किया था। किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने। तो 2 प्रश्न याद रखिएगा। जीवित कोशिका का खोज ल्यूवेनहॉक ने आगे चल के 1674 में, 1674 यानी आप याद रखिएगा 1665 में जो खोज किया था रॉबर्ट हुक ने वो मृत था। यानी 1665 में, यानी 9 साल के बाद 1674 में मृत कोशिका के जगह जीवित कोशिका का खोज किया ल्यूवेनहॉक ने। और वही ल्यूवेनहॉक जो जीवाणु का भी खोज किया है। किसका खोज किया है? जीवाणु। जीवाणु में केंद्रक नहीं होता है, जिसको हम लोग बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? बैक्टीरिया कहते हैं, याद रखिएगा। और बैक्टीरिया का अध्ययन या जीवाणु का अध्ययन याद रख लीजिएगा, बैक्टीरियोलॉजी होता है। क्या होता है? बैक्टीरियोलॉजी। यानी क्वेश्चन में ही आंसर है, क्वेश्चन में ही आंसर। जैसे विषाणु का होता है, विषाणु का अध्ययन यानी विषाणु का इंग्लिश हो गया वायरस, वायरस से वायरोलॉजी मार दीजिएगा, वायरोलॉजी मार दीजिएगा। वहीं शैवाल का अध्ययन होता है फाइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। और कवक और शैवाल के बीच का जो सहजीवी संबंध कहलाता है वह लाइकेन कहलाता है। क्या कहलाता है? लाइकेन कहलाता है। और लाइकेन का भी अध्ययन पूछता है कि लाइकेन का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इजी ही है। लाइकेन का अध्ययन लाइकेनोलॉजी, लाइकेन का अध्ययन लाइकेनोलॉजी। और लाइकेन शब्द का जो खोज किया था या लाइकेन का जो खोज किया है वो थियोफ्रेस्टस ने खोज किया है, जिसे हम लोग वनस्पति विज्ञान के पिता के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा, वनस्पति विज्ञान का पिता थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। और थियोफ्रेस्टस ने ही आप लोग को पता है कि किसका खोज किया था, तो लाइकेन का खोज किया था। और लाइकेन जो होता है वो आपको जहां पर ज़्यादा आपका प्रदूषण रहता है ना, वायु प्रदूषण, तो वहां पर लाइकेन का पौधा नहीं उगता है। मान लीजिए कि जहां पर SO2 CO2 गैस सब निकलते रहता है रोड के किनारे से, गाड़ी से धूल उड़ते रहता है, तो वहां पर लाइकेन का अगर पौधा लगाइएगा ना तो वहां पर नहीं आपका जीवित रहेगा, वो मर जाएगा पौधा। ठीक है, क्योंकि लाइकेन शब्द का मतलब होता है कि जहां पर शुद्ध वातावरण है वहीं पर लाइकेन का पौधा बढ़ेगा। तो आप समझ लीजिएगा कि यहाँ का वातावरण सही है। ठीक है, और जहां पर वो मर जाएगा तो आपको समझना है कि यहाँ पर जो है कि आपका पर्यावरण अनुकूल नहीं है, मतलब कि आपको सही नहीं है। ठीक है, आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं सजीव और निर्जीव के बीच का सहजीवी संबंध पूछेगा, तो सजीव और निर्जीव के बीच का सहजीवी संबंध जो कहलाता है वो याद रखिएगा विषाणु कहलाता है। देखिएगा 2 क्वेश्चन, एक पूछे कवक और शैवाल, कवक और शैवाल के बीच का सजीवी संबंध लाइकेन कहलाया, और दूसरा पूछ रहे हैं सजीव और निर्जीव। निर्जीव का मतलब होता है जिसमें जीवन नहीं होता है, सजीव का मतलब होता है जिसमें जीवन है। तो सजीव और निर्जीव के बीच का सहजीवी संबंध जो कहलाता है वो याद रखिएगा आपका विषाणु कहलाता है। क्या कहलाता है? विषाणु कहलाता है। और ये जो दोनों का बीच का जो सहजीवी संबंध है ना, इसको हम लोग कभी कभी हेलोटिज्म भी बोल देते हैं, इंग्लिश शब्द हेलोटिज्म भी बोल देते हैं, आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जीवाणु का खोज ल्यूवेनहॉक ने किया है, और विषाणु का खोज याद रखिएगा इवान विस्की ने। विषाणु में वो आ रहा है, विषाणु में वो आ रहा है, और इवान विस्की में भी वो आ रहा है। ठीक है, यानी कि इवान विस्की ने विषाणु का खोज किया है और ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु का खोज किया है। और ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु का खोज 1683 में किया था, और याद रखिएगा विषाणु का खोज इवान विस्की ने 1892 में। ये चीज़ दोनों का ईस्वी हम काहे
काहे बोले, क्योंकि इस बार का अगर आप एएलपी का अगर आप एग्जाम दिए होंगे तो देखे होंगे बायोलॉजी के अंदर में जो खोज वगैरह हुआ है ना, इसका सीधा एग्जाम में ईस्वी पूछ लिया है कि लाइसोसोम का खोज डी डुबे ने कब किया है, आपका केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने कब किया है। ये सब क्वेश्चन आजकल के एग्जाम में आने लगा है। आप लोग जो एग्जाम दिए होंगे उनको पता होगा, इसीलिए भैया आपका मूल कर्तव्य बनता है कि आप याद रखिए ये सब चीज। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। तो शरीर की सबसे सूक्ष्म इकाई का नाम क्या है? कोशिका। क्या नाम है? कोशिका। और एक कोशिका का अध्ययन भी याद रख लीजिएगा, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है और उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी और रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी, वहीं याद रखिएगा यकृत का अध्ययन हेपेटोलॉजी। अंतर है, हेमेटो और हेपेटो में अंतर है। अगर अगर मो वाला शब्द लेंगे, हेमेटो लेंगे, तो मो का मतलब हो गया आपका हीमोग्लोबिन। इसका मतलब हीमोग्लोबिन जो होता है वो कहाँ होता है? रक्त में होता है। तो रक्त मतलब हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन मतलब मो मतलब हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी, ऐसे भी रक्त में हीम नाम का एगो रंजक पाया जाता है। यह हीमोग्लोबिन नाम का पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण हमारा खून लाल दिखता है। क्या दिखता है? लाल दिखता है, याद रखिएगा। वहीं आप लोग को बता दें कि खून में आरबीसी पाया जाता है और आरबीसी को हम लोग इरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं और रक्त बिंबाणु या प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं। तो आप ये सब याद रखिएगा। अगर आपको याद रखने में अगर प्रॉब्लम होता है कि आरबीसी को किस नाम से जानते हैं और डब्ल्यूबीसी को किस नाम से जानते हैं, जब भी हम बोले तो आपको हम अब जुगाड़ देते हैं। क्या देते हैं? जुगाड़। तो आप याद रख लीजिएगा, जैसे आप जब टिकट कटवाने के लिए जाते होंगे, आप रेलवे का अगर टिकट कटवाते होंगे तो आप पूछते होंगे किसी से कि भैया देखिए तो हमको जाना है पटना से दिल्ली, देखिए तो इसमें क्या टिकट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो बोलेगा कि देखिए भैया अभी वेटिंग लिस्ट चल रहा है। ठीक है, अभी वेटिंग लिस्ट में 20 गो अभी दिखा रहा है, अभी कंफर्म नहीं हो पाएगा। यानी वेटिंग लिस्ट, यानी कि WBC को L से कहते हैं, यानी ल्यूकोसाइट। देख रहे हैं कितना सोचना पड़ता है, तभी जाके एग्जाम में 100% मार के आइएगा आंसर, नहीं तो कन्फ्यूज करके आइएगा और आंसर गलत लगा के आइएगा तो 1 नंबर आपको एग्जाम में बाहर करने के लिए काफी है। तो सुनिएगा, WL यानी W से WBC पकड़ लेंगे और उसको L से ल्यूकोसाइट पकड़ लेंगे। ठीक है, और एक याद रख लीजिएगा RE। अभी देख रहे होंगे कि बिहार के अंदर में अभी बीपीएससी का री एग्जाम के लिए अभी पूरा धरना प्रदर्शन हो रहा है, यानी री का मतलब होता है दोबारा। नहीं कहता है कॉपी हम रीचेक करवाएंगे, यानी दोबारा चेक करवाएंगे, यानी री, यानी आर से आरबीसी पकड़ना है और ई से आंसर मार देना है इरिथ्रोसाइट। क्या मार देना है? इरिथ्रोसाइट। यानी वेटिंग लिस्ट से एगो काम बन गया मेरा, WL से बन गया और एगो RE से बन गया, यानी REWL का मेरा दोनों काम बन गया। और उधर से एगो याद रख लीजिएगा प्लेटलेट्स के बारे में आप लोग को पता होगा कि प्लेटलेट्स को हम लोग रक्त बिंबाणु के नाम से भी जानते हैं। जैसे अगर आपको डेंगू बीमारी होता है तो डेंगू बीमारी में हमारे शरीर में जो रक्त में पाया जाने वाला जो पदार्थ होता है आपका, जिसको हम लोग प्लेटलेट्स कहते हैं या रक्त बिंबाणु कहते हैं, जो कि रक्त को जमाने में सहायक होता है, वही आपका धीरे धीरे स्तर लो हो जाता है और जो है कि आपका खून जो है वो आपका पानी में तब्दील होने लगता है। तो इसका मतलब आप याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन पूछे कि डेंगू बीमारी में हमारे शरीर में किस चीज़ की कमी होती है, तो प्लेटलेट्स की कमी होती है। अगर प्लेटलेट्स ऑप्शन में नहीं है तो आप दूसरा आंसर याद रखिएगा रक्त बिंबाणु। अगर ये भी नहीं है तो इसको हम लोग याद रख लीजिएगा थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, याद रखिएगा, बहुत फेमस सवाल है। और आरबीसी को अगर आपसे क्वेश्चन पूछे आरबीसी को जमने में कितना समय लगता है, तो आप लोग आरबीसी को कार्यकाल कितना वर्ष होता है या उसका जीवन काल कितना वर्ष होता है खून में, तो 20 से 120 दिन 20 से 120 दिन तक आरबीसी का कार्यकाल होता है। और
WBC का कार्यकाल 2 से 4 दिन होता है और 3 से 5 दिन होता है रक्त बिंबाणु, जो कि आपका डेंगू बीमारी में होता है। ठीक है, और आप लोग को बता दें कि प्रतिवर्ष जो डेंगू दिवस मनाते हैं वो 16 मई को मनाते हैं। डेंगू दिवस 16 मई को मनाते हैं और डेंगू बीमारी जो होता है वो मच्छर के काटने से होता है। और भारत के अंदर में एक राज्य आंध्र प्रदेश है जिन्होंने डेंगू बीमारी को कम करने के लिए वहाँ पर जो मच्छर है उसको कम करने के लिए एक मछली छोड़ा है विशेष प्रकार का, जिसका नाम है गम्बूसिया मछली। गम्बूसिया मछली जो होता है, जहाँ पर मच्छर वगैरह का अंडा वगैरह जो वहाँ पलता है उसको खा लेता है। जब वो उसको खा लेगा तो वहाँ पर मच्छर होगा ही नहीं, इसीलिए आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य बना है जो कि गम्बूसिया मछली को तालाब में छोड़ा है। किस लिए? डेंगू बीमारी में कमी लाने के लिए। और कैसे कमी लाएगा? तो वह अंडा जो रहता है मच्छर का वह उसको खा के। समझ में आ गया? तो याद रखिएगा, एक क्वेश्चन डायरेक्ट साइंस में पूछता है कि मच्छर को खाने वाली, मच्छर के अंडा को या मच्छर को खाने वाली मछली का नाम क्या है? तो गम्बूसिया मछली। और गम्बूसिया मछली सबसे अधिक जो मिलता है भारत के अंदर में वह मध्य प्रदेश के बैतूल जिला के आसपास मिलता है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिला के आसपास बहुत फेमस है गम्बूसिया मछली पूरे भारत में, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि आग्नेय चट्टान सबसे प्रमुख कौन सा है? तो आग्नेय चट्टान आप लोग को बता दे कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, ठीक है, जब वो ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो जब ज्वालामुखी विस्फोट होने के बाद धरती के अंदर से जो आपका पिघला हुआ पदार्थ होता है वह बाहर निकलता है। और बाहर जब निकलता है तो वह एक लावा के रूप में निकलता है। ठीक है, लावा के रूप में निकलता है और पिघला हुआ पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। पिघला हुआ ज्वालामुखी से जो ऊपर निकलता है पदार्थ उसको लावा कहते हैं और अंदर में जो पिघला हुआ पदार्थ रहता है उसको मैग्मा कहते हैं। और याद रखिएगा कि जब वह बाहर निकल के एक ठोस पदार्थ के रूप में जम जाता है तो वह एक प्रकार का ठोस चट्टान का रूप ले लेता है, जिसको हम लोग आग्नेय चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान। और यह सवाल भी आपका इस बार 70वीं बीपीएससी में पूछ लिया गया सवाल है कि आपका पृथ्वी के अंदर से जब आपका ज्वालामुखी उद्गार के समय जो ऊपर में आपका ठोस पदार्थ जम जाता है लावा के रूप में, तो वह किस प्रकार के चट्टान का निर्माण करता है? तो याद रखिएगा, आग्नेय चट्टान। और आग्नेय चट्टान से ही ग्रेनाइट बनता है। क्या बनता है? ग्रेनाइट बनता है। और आप याद रखिएगा, ठीक है। और बेसाल्ट चट्टान भी जो है वह भी एक प्रकार का आग्नेय चट्टान है। बेसाल्ट चट्टान भी आप याद रखिएगा आग्नेय चट्टान है और ग्रेनाइट भी एक प्रकार का आग्नेय चट्टान है। और यहाँ पर आपको हम एक रोकने का बात करेंगे। एक चट्टान होता है अवसादी चट्टान, बहुत फेमस है। जैसे आपको पता है कि अगर मान लीजिए कि पीढ़ी मतलब कि परत दर परत, जैसे मान लीजिए कि अभी आप नदी, मान लीजिए इस बार पानी आया गंगा जी में या कोई भी नदी में, नर्मदा जी में पानी आया और फिर थोड़ा सा पानी सूख गया, तो उससे विभिन्न प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ वगैरह भी साथ में आते हैं। यानी विभिन्न प्रकार का आपका लकड़ी हो गया, विभिन्न प्रकार का पशु मर के आ गया उसमें, या विभिन्न प्रकार का जैविक पदार्थ यानी कि जिसमें ईंधन वगैरह पाया जाता है, ठीक है, जिसमें जीव पाया जाता है, तो वो आके वहाँ पर दब गए। और दबने के बाद दोबारा उस पर जो आएगा पानी वो फिर से उस पे उसी तरह का जीव जंतु लेके आएगा, फिर से दब जाएगा, फिर से लेके आएगा, फिर से दब जाएगा। इसका मतलब वहाँ पर परत दर परत बन के वहाँ पर क्या होता है, विभिन्न प्रकार का जैविक या फिर आपका जैव ईंधन का निर्माण होता है, जिससे कि हम लोग विभिन्न प्रकार का खनिज तेल, विभिन्न प्रकार का कोयला वगैरह हमको प्राप्त होता है। तो ये सब जो प्राप्त होता है हमको परत दर परत चट्टान के निर्माण से, यानी अवसादी चट्टान से हमें विभिन्न प्रकार के हमें बायोडीजल प्राप्त होता है, पेट्रोल प्राप्त होता है, विभिन्न प्रकार का हमें जो है कि आपका क्या कहते हैं धात्विक खनिज प्राप्त होता है, जैसे कि आप कोयला बॉक्साइट वगैरह बोल सकते हैं। तो ये सब जो है ये सब अवसादी चट्टान में मिलता है। और अवसादी चट्टान को
परत दर परत चट्टान के नाम से या फिर परतदार चट्टान के नाम से भी जानते हैं। यह सवाल बहुत बार पूछता है कि निम्न में से कौन सा चट्टान से हमें विभिन्न प्रकार का जो है कि आपका तेल की प्राप्ति होती है या खाद्यान्न की प्राप्ति होती है, तो बोलिएगा अपसादी चट्टान। और अपसादी चट्टान को परतदार चट्टान या सेडिमेंट्री रॉक्स के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अगर ज्वालामुखी शब्द अगर जोड़ दे आपसे तो आप आग्नेय में चल जाइए। किस में चल जाइएगा? आग्नेय में। यानी आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और भारत के अंदर में दो ज्वालामुखी आपका है पर्वत। भारत के अंदर में कितना ज्वालामुखी पर्वत है? 2 ज्वालामुखी पर्वत है। और दोनों का दोनों कहाँ में है? तो दोनों का दोनों अंडमान निकोबार में है। दोनों का दोनों कहाँ में है? तो दोनों का दोनों अंडमान निकोबार में है, याद रखिएगा। और अंडमान निकोबार जो है वह आपका पश्चिम बंगाल जब जाइएगा, जब बंगाल की खाड़ी देखिएगा तो वहाँ पर आपको अंडमान निकोबार वगैरह देखने के लिए मिलेगा, आप याद रखिएगा। और अंडमान निकोबार में ही आपका दोनों आपका स्थित है ज्वालामुखी पर्वत। और एक का नाम है आपका नारकोंडम और दूसरे का नाम है आपका क्या? तो दूसरे का नाम आप याद रख लीजिएगा। एक हो गया नारकोंडम और दूसरे का नाम हो गया आपका जो कि आपका बार बार बर्र करते रहता है, ठीक है, तो उसका नाम है बैरन द्वीप। कौन सा द्वीप है? बैरन द्वीप जो है आप याद रखिएगा। भारत के अंदर में एक ज्वालामुखी हो गया बैरन और दूसरा हो गया नारकोंडम। आप याद रखिएगा कि अगर पूछता है कि दोनों कहाँ है तो आंसर मार दिएगा अंडमान निकोबार। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा कि बैरन जो है वह किस प्रकार का ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी अगर हम देखते हैं तो ज्वालामुखी पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखी जो होते हैं पर्वत वो 4 प्रकार के होते हैं। तो उसमें से जो आपका एक प्रकार होता है कि हमेशा उद्गार होते रहता है, यानी हमेशा नीचे से जो निकलते रहता है आपका वो लावा वगैरह मैग्मा वगैरह, तो उसको हम लोग कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। कौन सा ज्वालामुखी? सक्रिय। सक्रिय का मतलब होता है एक्टिव, यानी हमेशा जिसमें उद्गार होते रहे उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो सक्रिय ज्वालामुखी। और उसी तरह का याद रखिएगा भारत के अंदर में है बैरन। कौन सा है? बैरन, जिसमें कि हमेशा उद्गार देखने के लिए मिलता है। तो याद रखिएगा बैरन। बैरन का मतलब याद रखिएगा बर्र करते रहता है ना। हम लोग कहते हैं गांव घर में कि जो आदमी ज़्यादा बोलता है ना तो हम बोलते हैं हो यार वो हमेशा ऐसे बर्र करते रहता है, कुछ से कुछ बोलते रहता है। इसका मतलब बैरन जो है वह बर्र कर रहा है, यानी बैरन ज्वालामुखी हमेशा सक्रिय है। और नारकोंडम जो है वह सुषुप्त है, यानी कि वो सोया हुआ है, उसमें उद्गार होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आया? आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वह आपका कलकत्ता हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। अंडमान निकोबार जो एक केंद्र शासित प्रदेश है वह आपका कलकत्ता हाईकोर्ट के अंदर आता है। और कलकत्ता हाईकोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट और मुंबई हाईकोर्ट, ये तीनों हाईकोर्ट का स्थापना एक ही साल हुआ है 1861 में। 1861 में 1861 अधिनियम के तहत हुआ है, याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग के काल में। किसके काल में? लॉर्ड कैनिंग के काल में। और उसी के कार्यकाल में आप लोग को पता है कि सिपाही विद्रोह भी 1857 का सिपाही विद्रोह भी लॉर्ड कैनिंग के काल में ही हुआ है, आप लोग याद रखिएगा। और 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री भी पूछता है तो याद रखिएगा पॉर्मिस्टॉन। कौन थे? पॉर्मिस्टॉन थे, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आज कितना है? आज कितना तारीख है? 21 दिसंबर है। 21 दिसंबर है। कल जो होगा 22 दिसंबर, 22 दिसंबर जो है वह याद रखिएगा कि सबसे बड़ा दिन होगा। 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। आप बोलिएगा तब 21 जून को कौन चीज होता है? तो आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि पूरे साल में 2 ऐसा दिन होता है जिसमें कि 2 बड़ा दिन होता है, ठीक है। तो आपको बता दे कि 21 जून और 22 दिसंबर 2 ऐसा दिन है जिसपे कि आपका उस दिन बड़ा होता है। तो आप याद रखिएगा 21 जून को जो होता है ना वो उत्तरी गोलार्ध में होता है, ठीक है। जब आप पूरे पृथ्वी का आप देखते होंगे तो 180 डिग्री में जब बांटते होंगे तो ऊपर वाले हिस्सा को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और उसके नीचे वाले हिस्सा को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो ऊपर वाले हिस्सा में जो सबसे बड़ा दिन होता है अर्थात उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन होता है वह 21 जून को होता है और दक्षिणी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन होता है वह 22 दिसंबर को होता है। 22 दिसंबर को होता है, आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाँ, और आपको और डिटेल बता देते हैं। 21 जून और 22 दिसंबर को आप समझ लिए होंगे, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में। तो एक चीज़ समझिएगा कि 21 जून को जो आपका सबसे बड़ा दिन होता है, और उसी दिन याद रखिएगा कि आपका दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, यानी एक दूसरे का उल्टा होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, तो उसी दिन यानी 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। उसी तरह से जब इधर कल आपका दक्षिणी गोलार्ध में जब 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होगा, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा, याद रखिएगा, ठीक है। और दिन और रात जो बराबर होते हैं, क्वेश्चन ये होता है कि पृथ्वी पर दिन और रात बराबर किस किस तारीख को होते हैं। तो पृथ्वी पर जो दिन और रात बराबर होते हैं वह 21 मार्च और 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं, यानी कि 12-12 घंटा का होते हैं। अर्थात 12-12 घंटा का मतलब होता है सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर आपका एकदम पूर्णतः पड़ती है, यानी कि पूरा ऊर्ध्वाधर पड़ती है। वहीं याद रखिएगा आपका 21 जून और 22 दिसंबर को आपका बड़ा दिन होता है। क्या होता है? बड़ा दिन। लेकिन दिन रात बराबर कब होता है? तो 21 मार्च 23 सितंबर, 21 मार्च 23 सितंबर आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, प्रोटेस्ट आंदोलन की शुरुआत किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? प्रोटेस्ट आंदोलन का मतलब होता है रंगभेद आंदोलन, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका में आप याद रखिएगा, या फिर आप अमेरिका से याद रखिएगा। अमेरिका से आपको पता है रंगभेद आंदोलन का शुरुआत मार्टिन लूथर किंग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मार्टिन लूथर किंग के द्वारा किया गया था, आप लोग को पता है। और दक्षिण अफ्रीका के, या फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछे अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? मार्टिन लूथर किंग ही बने थे। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को। किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को भारत के अंदर में भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। और राजा राम मोहन राय को पश्चिमी शिक्षा का जनक भी कहा जाता है। पश्चिमी शिक्षा का जनक भी कहा जाता है, या अग्रदूत भी कहा जाता है, या फिर अंग्रेजी शिक्षा का अग्रदूत भी कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। और आपको बता दें कि राजा राम मोहन राय के द्वारा 2-3 चीज का स्थापना किया गया था, और पुस्तक का रचना भी किया गया था, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले 1815 में उनके द्वारा आत्मसभा का आयोजन किया गया था। आत्मसभा का आयोजन राजा राम मोहन राय ने 1815 में। फिर इसके 10 साल के बाद 1825 में याद रखिएगा वेदांत कॉलेज। और सबसे इंपॉर्टेंट है, राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज का स्थापना। किसका स्थापना? ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 में किया था। और यह एक एकेश्वरवाद था। क्या था? एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद का मतलब होता है एक ही ईश्वर है, एक ही ईश्वर है। इसका मतलब है कि वो जो राजा राम मोहन राय जो थे वो हिंदू धर्म को बढ़ावा देते थे। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती होंगे, स्वामी विवेकानंद होंगे, ठीक है, आपका राजा राम मोहन राय हुए, तो ये सब ऐसे व्यक्ति थे। आपका क्या कहते हैं उसको, अरविंद घोष थे। तो ये सब जो थे ये हिंदू धर्म को बढ़ावा देते थे। तो इसी में से उन्हें कहा करते थे कि एक ही ईश्वर है, यानी कि अगर आपको स्वर्ग की प्राप्ति करना है तो एकमात्र रास्ता है ईश्वर को अपनाना। और याद रखिएगा ब्रह्म समाज जो था वह एकेश्वरवाद था, जिसका स्थापना 1828 में किया गया था, याद रखिएगा। और राजा राम मोहन राय ने याद रखिएगा आपका एक पत्रिका का भी संचालन किया था, जिसका नाम है मिरालुत अखबार। क्या नाम है? मिरालुत अखबार। मिरालुत अखबार और संवाद कौमुदी, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अच्छे लेवल के एग्जाम में बैठिएगा, बीपीएससी में, बिहार दरोगा में, बिहार सीजीएल में, एनटीपीसी में, एसएससी जीडी में, तो ये प्रश्न आपको देखने के लिए वहाँ जरूर मिल जाएगा कि मिरालुत अखबार नाम का समाचार पत्र का प्रकाशन किस भारतीय व्यक्ति के द्वारा। तो आप आंसर लगाइएगा राजा राम मोहन राय के द्वारा। वहीं संवाद कौमुदी का भी रचना किस व्यक्ति के द्वारा? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। लेकिन एग्जामिनर यहीं तक नहीं रुकेगा, बोलेगा भैया वो किस भाषा में किया था? तो मिरालुत अखबार, आपको नाम से ही लग रहा होगा, मिरालुत अखबार फारसी में। मिरालुत अखबार फारसी में। मिरालुत अखबार किस भाषा में? फारसी में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फारसी जो था वह मुगल वंश की राजभाषा थी। मुगल वंश का मतलब बाबर हुमायूं वाला
जो राजवंश था उसका जो राजभाषा था वह फारसी हुआ करता था। और आप लोग को बता दें कि बाबर ने जो बाबरनामा का जो रचना किया था वो किस भाषा में, तो वो तुर्की में किया था। किस भाषा में? तुर्की में किया था। बाबर ने बाबरनामा की रचना यानी अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना बाबर ने तुर्की भाषा में किया था। लेकिन उसके काल में एक कवि रहते थे जिसका नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना ने, याद रखिएगा, हाँ, खाने खाना ने, याद रखिएगा कि आपका बाबरनामा का तुर्की से ट्रांसफर करके फारसी में उसका रूपांतरण किया। किस भाषा में? फारसी में रूपांतरण किया, तुजुके बाबरी के नाम से। किस नाम से? तुजुके बाबरी के नाम से, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन बताना है, राज्यपाल को पदच्युत करने का अधिकार किसके पास है? राज्यपाल का जो पोस्ट होता है भारत के अंदर में, उनको पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? अगर ऑप्शन में दे दे कि इसका उल्लेख हमारे संविधान में कहीं नहीं है तो आप यही आंसर लगाइएगा। आप सुन लीजिए एक बात कि राज्यपाल को हटाने की कोई भी विधि हमारे संविधान में कहीं पर भी लिखा गया नहीं है। अर्थात पदच्युत यानी पद से हटाने का अधिकार। ऐसे तो देखें तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं राज्यपाल, यानी कि राष्ट्रपति का मन जब करेगा तो उसको पद से हटा देगा और जब मन करेगा तो उसको नियुक्त कर देगा। लेकिन सिंपल भाषा में वो कर देते हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर अगर देखें तो कहीं पर भी राज्यपाल को पदच्युत करने का अधिकार किसी के पास नहीं है। यहां तक कि संविधान में भी नहीं लिखा गया है, क्योंकि संविधान से ऊपर भारत में कोई भी नहीं है। अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत में सर्वोच्च किसे माना गया है, तो भारत में सर्वोच्च संविधान को माना गया है। वो राष्ट्रपति से भी ऊपर है, क्योंकि राष्ट्रपति भी जो कार्य करते हैं वो संविधान के अनुकूल कार्य करते हैं। अगर संविधान के अगर विपरीत कार्य करेंगे तो वो अनुच्छेद 61 के तहत जो है कि महाभियोग प्रक्रिया के तहत उन्हें हटा दिया जाएगा, आप लोग को पता है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगता है वह एक प्रकार का अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, याद रखिएगा। और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना यह प्रक्रिया अमेरिका से लिए है। कहां से लिए हैं? अमेरिका से। और कल के सेशन में हमने आपसे बात किया था कि राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिए हैं। कहां से लिए हैं? ब्रिटेन से। और आपको उसी में एक चीज बताए थे कि राष्ट्रपति के पद की तुलना ब्रिटेन के राजा महाराजा से किया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। और राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी किया जाता है, ठीक है। और राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश अनुच्छेद 213 के तहत जारी किया जाता है। और राज्यपाल के और राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में है, अनुच्छेद 72 में है। और याद रखिएगा अनुच्छेद 71 में क्या है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 71 और 72 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 72 में क्षमादान है, वो सबको पता है। अगर बात करें कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत किसी दोषी प्राप्त व्यक्ति को जो क्षमा करते हैं, वो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत, तो वो 72 याद रख लेना है, 72 के तहत क्षमा करते हैं। लेकिन यही काम जो राज्यों में राज्यपाल करते हैं किसी दोषी व्यक्ति को क्षमा, वो किस अनुच्छेद के तहत, तो वो 161 के तहत, 161 के तहत। यानी कि जो काम राष्ट्रपति करते हैं 72 में, अगर आप उसमें 89 जोड़ दीजिएगा तो अक्सर कम राज्यपाल का मिल जाता है। अगर आप मान लीजिए कि अगर राष्ट्रपति के बारे में आपको पता है कि इस अनुच्छेद के तहत वो ये काम करते हैं, अगर राज्यपाल के बारे में पूछ ले एग्जाम में कि वही काम राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, तो आप 89 जोड़ के देखिएगा तो आपका आंसर लगभग पुर जाएगा, ऑप्शन लगभग सही हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे आप देख लीजिए अनुच्छेद 72 के तहत क्षमा कर रहे हैं राष्ट्रपति, तो इसमें आप 89 जोड़ के देखिए तो 161 मिल जाएगा। तो 161 के तहत वही काम राज्यों में राज्यपाल करते हैं क्षमा। लेकिन आप याद रखिएगा कि राष्ट्रपति यहां तक कि मृत्युदंड को भी वो क्षमा कर देते हैं, लेकिन राज्यपाल के पास ये वाला शक्ति नहीं है। भले वो 10 साल दोषी प्राप्त व्यक्ति को 2 साल 4 साल 5 साल तक घटा सकता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को अगर उसको फाइनली अगर मृत्युदंड का सजा मिल गया है तो राज्यपाल का जो है कि पावर नहीं है कि वो खत्म कर सकता है, वो सिर्फ राष्ट्रपति उनको खत्म कर सकता है। समझ में आया? यानी दोनों समान कार्य है, मतलब दोनों समान काम करेंगे, लेकिन एक ही अंतर हो जाएगा मृत्युदंड में, यानी मृत्युदंड को
क्षमा सिर्फ बड़ा बड़ा आदमी कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है, राज्यपाल उसको खत्म नहीं कर सकता है। लेकिन दोनों काम जो करेंगे अनुच्छेद 1 कर देंगे 72 के तहत, 1 कर देंगे 161 के तहत। और आप याद रखिएगा 89 का अंतर होता है। कितना का अंतर? 89 का अंतर होता है, याद रखने का आप प्रयास कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। हाँ 71 बता रहे थे। अनुच्छेद एनटीपीसी में बैठिएगा भैया 2-3 गो अनुच्छेद देखने के लिए मिलेगा। ग्रुप डी में बैठिएगा 1-2 अनुच्छेद देखने के लिए मिलेगा। एसएससी जीडी में आप बैठिए, वहाँ पर आपको अनुच्छेद पूछेगा, अनुसूची पूछेगा, भाग पूछेगा, तो आप याद रखिएगा, ठीक है। वहीं आप बात करते हैं अनुच्छेद 71 का, तो अनुच्छेद 71 के तहत ये चीज आप याद रखिएगा कि जब राष्ट्रपति का चुनाव हो या उपराष्ट्रपति का चुनाव हो तो इससे संबंधित जो भी विवाद होगा इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगा। कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। वह अनुच्छेद किसके तहत? तो अनुच्छेद 71 के तहत। अनुच्छेद 71 के तहत याद रखने का प्रयास कीजिए। चलिए अब थोड़ा साइंस का सवाल ले लेते हैं। साइंस का सवाल बताइएगा, आप लोग बताइएगा सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापक्रम पर कितने डिग्री एक समान रहते हैं। कहने का मतलब है कि आप लोग उष्मा और उष्मागतिकी चैप्टर जब पढ़िएगा तो उसमें आप लोग को 4 प्रकार का तापमान मापने वाला आपको पैमाना बताया जाएगा। एक होता है सेल्सियस में व्यक्त करते हैं, जैसे आप लोग को पता है आप जब बीमार पड़ते होंगे तो आप थर्मामीटर से अपना बुखार नापते होंगे, तो बुखार नापते होंगे तो आप बताते होंगे कि मेरा बुखार अभी 100 डिग्री सेल्सियस चल रहा है या फिर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट चल रहा है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि आपका जो बुखार होता है वो एग्जैक्ट होना चाहिए कितना, तो 98.6 फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। और सेल्सियस में लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मतलब यहाँ पर आप 2 तरीका में आप देख रहे हैं। सेल्सियस में 37 डिग्री, एक सामान्य मनुष्य का तापक्रम जो होना चाहिए आपका टेम्परेचर शरीर का वो सेल्सियस में 37, फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन में जो होना चाहिए 310 केल्विन। बहुत बार पढ़े होंगे कि मनुष्य का तापक्रम जो केल्विन में होना चाहिए वो 310 केल्विन। और एक पैमाना होता है आर से व्यक्त करते हैं, उसको हम लोग रोमड़ पैमाना कहते हैं, रोमड़। तो आप याद रखिएगा कि तापमान का लगभग 4 पैमाना है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और रोमड़, ये 4 पैमाना होता है, आप लोग याद रखिएगा। और इसी के संदर्भ में क्वेश्चन पूछता है कि जल का आपका जो क्वथनांक बिंदु होता है वो कितना डिग्री सेल्सियस। आपको सेल्सियस में भी पूछेगा जल का क्वथनांक, और इसी में पूछेगा कि जल जो जमता है, ठीक है, जल जो जमता है वो कितना डिग्री सेल्सियस पे जमता है। ये हो गया सेल्सियस में। वहीं फ़ारेनहाइट में पूछेगा कि जल कितना डिग्री फ़ारेनहाइट पे उबलता है और जल कितना डिग्री फ़ारेनहाइट पे जमता है। वहीं आपका केल्विन में पूछेगा कि जल कितना डिग्री केल्विन पर उबलता है और जल कितना डिग्री केल्विन पर जमता है। तो ये सब पूछेगा तो आप लोग रट जाते होंगे कि जल जो जमता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे जमता है, और आपका कितना डिग्री फ़ारेनहाइट कितना डिग्री आपका सेल्सियस पे उबलता है तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। वहीं आपका अगर फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो बहुत बच्चा फंस जाएगा। वहीं केल्विन में पूछेगा तब तो आरू फंस जाएगा। वहीं रोमर में पूछेगा तब तो आरू एकदम हवे में जो है कि आपका बात होगा, तब समझे में नहीं आएगा। तो आप लोग को एक हम सूत्र बता देते हैं, आप उससे याद रख लीजिएगा। आप सूत्र बता देते हैं, ठीक है, एक दिन बोर्ड पे भी हम बताए हुए हैं, यह वीडियो में आप देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में हम बताए हैं, याद रख लीजिएगा। C-0/100, C-0/100 बराबर F-32/180 बराबर K-273/100 बराबर R-0/80। अगर आप इसको याद रखते हैं तो आप आराम से मार सकते हैं, ठीक है, आप आराम से मार सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन था कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापक्रम जो एक दूसरे पर जो समान होता है, मतलब कि वैसा टेम्परेचर बताइए जहां पर कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों इक्वल होता है। तो -40 बताइएगा। ये रटा रटा या सवाल आपको बता रहे हैं क्योंकि आपका रिवीजन भी करवाना हमारा दायित्व बनता है। तो -40 डिग्री सेल्सियस पर याद रखिएगा फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड का तापमान जो होता है वह बराबर होता है। इसको प्रूफ करने के लिए आपके पास हम सूत्र बता दिए हैं। C-0/100 आप बराबर F-32/180 से अगर आप दोनों को बराबर कीजिएगा तो वहां पर आपका मान -40 आ जाएगा, क्रॉस गुना करके, तो दोनों इक्वल होता है वहां पर, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा
अगला क्वेश्चन, जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहां पर गलती करने की संभावना अधिक रहती है इस प्रकार के प्रश्न में। तो थोड़ा आपसे हम बात करते हैं। आपको पता है कि जल जो जमता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। जल कितना डिग्री सेल्सियस पर जमता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। और आप लोग को बता दे कि जल जब जमता है तो उसका आयतन क्या होता है? तो उसका आयतन जो है कि क्या होता है? तो उसका आयतन घट जाता है। तो आप सुनिएगा, 2 सवाल आप याद रखिएगा कि जल का जो घनत्व सबसे अधिक होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। और जब जल का घनत्व 4 डिग्री पे अधिक हो रहा है तो जहां पर घनत्व अधिक होगा वहां पर आपका आयतन कम होगा। वहां पर आयतन क्या होगा? कम होगा, क्योंकि घनत्व और आयतन जो है एक दूसरे का उल्टा होता है। घनत्व और आयतन जो होता है वह एक दूसरे का क्या होता है? उल्टा होता है, याद रखिएगा। क्योंकि आपको एक फार्मूला आप याद करते होंगे, थोड़ा सा भी अगर आपको साइंस की जानकारी होगा तो एक आपको सूत्र बताते हैं, आपका माइंड तुरंत रिकॉल हो जाएगा। जैसे आपको पता है घनत्व बराबर जो फार्मूला होता है या घनत्व बराबर जो सूत्र होता है, घनत्व का मान मतलब होता है, पहले सबसे पहले घनत्व का मतलब समझिए। मान लीजिए ये 6x6 का मतलब 10x12 का रूम है, 10x12 का रूम है। इसमें मान लीजिए अभी हम 3 आदमी बैठे हुए हैं, तो मतलब समझिए इसका 3 के हिसाब से घनत्व है, यानी दूरी है आपका, फुल बैठे हुए हैं, स्पेसिंग में बैठे हुए हैं। लेकिन इसी में ठूस के हम 50 आदमी को रख लेंगे तो इसका मतलब उसका घनत्व अधिक हो गया। घनत्व क्या हो गया? अधिक हो गया। नहीं कहते हैं कि बताइए भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो इसका मतलब सबसे अधिक मात्रा में आदमी कहाँ पे है? सटा सटा एकदम पूरा। तो याद रखिएगा वो बिहार का है, ठीक है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व यानी दूर दूर कहाँ में बैठा हुआ है? तो वो अरुणाचल प्रदेश में बैठा हुआ है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व भारत का अरुणाचल प्रदेश राज्य की है। मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बैठा हुआ है, मात्र, यानी 1 किलोमीटर के रेडियस में मात्र आपको 17 आदमी मिलेगा। लेकिन वहीं अगर आप बिहार चल जाइएगा तो बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है लगभग 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी 1106 को आदमी आपको मिल जाएगा 1 किलोमीटर के रेडियस में। समझ सकते हैं, उतना आदमी वहां पर है और 17 को वहां मिलेगा। समझिए कितना का धरती आसमान का अंतर हो गया। तो आपको याद रखिएगा घनत्व बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, यानी आप यहीं से समझ लीजिएगा घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, यानी आयतन जो है वह आपका घनत्व का उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि आपका घनत्व का मान बढ़ने पे आयतन का मान कम होगा और आयतन का मान बढ़ने पे घनत्व का मान कम होगा। और हम जानते हैं कि आपका जल का जो घनत्व होता है वो 4 डिग्री पे अधिक होता है। तो इसका मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जल का घनत्व 4 डिग्री पे अधिक होता है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछते कि जल का आयतन कितना डिग्री पे कम होता है, तो आपका आंसर 4 डिग्री ही रहेगा। कितना रहेगा? 4 डिग्री, क्योंकि जहां पर घनत्व अधिक रहेगा वहां पर आयतन कम होगा। तो अब आपको 0 डिग्री वाला बात करते हैं। तो जल का अगर बोलेगा आयतन कितना डिग्री पे अधिक होगा, तो 0 डिग्री पे अधिक होगा। जब जल का आयतन 0 डिग्री पे अधिक हो रहा है तो जल का घनत्व 0 डिग्री पे कम होगा, 0 डिग्री पे कम होगा। तो अब यहां पर क्वेश्चन है कि जब जल को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तब इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अभी तुरंत आपको बताए कि जल का जो आयतन होता है वो आपको 0 डिग्री पे क्या होता है? सबसे अधिक होता है। जल का आयतन 0 डिग्री पे अधिक होता है, इसका मतलब अधिक से पहले हम कम की ओर जाएंगे और उसी बीच में हमको 4 डिग्री मिल जाएगा। 0 से 10 तक जाने में हमको 4 मिलेगा, यानी कि 0 से 4 तक जब हम जाएंगे, 4 पर जब पहुंच जाएंगे तो वहां पर मेरा आयतन कम हो जाएगा। यानी 4 पे जाने पे आयतन कम होगा और 4 से जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपका वहां पर आयतन जो है कि वहां पर क्या हो जाएगा? तो घटने लगेगा। ठीक है, तो इसका मतलब आप याद रखिएगा कि पहले जो 4 के बाद बढ़ने लगेगा, यानी कम ना होगा 4 पे कम होगा, यानी कि पहले आयतन घटेगा और उसके बाद फिर क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसका आंसर यही होगा कि जब जल को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तब इसका आयतन पहले घटता है फिर बढ़ता है। पहले आयतन घटता है क्योंकि इसका कमी जो होता है वो 4 डिग्री पे कम होगा, उसके बाद फिर बढ़ेगा। तो चलिए अब कुछ करंट अफेयर्स का सवाल लेते हैं, उसके बाद फिर जो है कि हम सेशन को ब्रेक करेंगे। ज़्यादा नहीं, मुख्य सवाल 15 से 20 क्वेश्चन करवाते हैं करंट अफेयर से, फिर सेशन को ब्रेक करेंगे। बताइएगा, जितना सवाल करंट अफेयर से पूछेंगे बिल्कुल प्रभावशाली रहेगा, अपने आप में एकदम
क्वेश्चन प्रबल दावेदार रहेगा एग्जाम के लिए, बताइएगा। विंग्स इंडिया 2024 किस हवाई अड्डा पे मनाया गया? विंग्स इंडिया, विंग्स का मतलब होता है कि आपको वहां पर विभिन्न प्रकार का जो आपका हवाई जहाज वगैरह उड़ता है, ठीक है, हवाई जहाज वगैरह उड़ता है। तो आप याद रखिएगा कि विंग्स इंडिया का जो अभी से पूरा जो शो किया गया है वो हैदराबाद में एक हवाई अड्डा है जिसका नाम है बेगमपेट हवाई अड्डा। बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में है, वहीं पर आपका विंग्स एयर शो का आयोजन किया गया है। और यह क्वेश्चन कहीं ना कहीं इस बार रेलवे के एग्जाम में आएगा तो आएगा, आप याद रखिएगा। विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन बेगमपेट हवाई अड्डा जो कि हैदराबाद में है, और हैदराबाद याद रखिएगा इसका स्थापना कुली कुतुब शाह के द्वारा किया गया था, जिसका वास्तविक नाम चिनकिलीज खां था। और हैदराबाद में भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान भी स्थित है, और हैदराबाद के अंदर याद रखिएगा मिश्र धातु निगम लिमिटेड का भी मुख्यालय है, और हैदराबाद का पुराना नाम भाग्यनगर है। और हैदराबाद याद रखिएगा, हैदराबाद जो है वह मूसी नदी के किनारे स्थित है, और हैदराबाद जो है वह वर्तमान समय में तेलंगाना की राजधानी है। और तेलंगाना का स्थापना 2 जून 2014 को कृष्णन समिति के सिफारिश पर आंध्र प्रदेश से अलग करके एक भारत का स्वतंत्र रूप से नया राज्य बनाया गया, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 बीपीएससी 70वीं का पूछा हुआ सवाल है, इधर जो एग्जाम हुआ था। तो ब्रिक्स यानी BRICS, तो ब्रिक्स की जो बैठक हुआ है 2024 में, वो याद रखिएगा रूस में हुआ है। कहाँ में हुआ है? यानी देखिएगा, सुनिएगा, पहले होता है B, फिर होता है R, फिर होता है I, फिर होता है C, फिर होता है S, ठीक है। यानी ब्रिक्स, यानी ये सीरियली के हिसाब से करता है, पहले बी करेगा, फिर आर करता है बैठक, फिर आई करता है, फिर सी करता है, फिर एस करता है। जब एस पे खत्म हो जाएगा तो फिर से स्टार्ट करेगा बी, ठीक है। तो आप याद रखिएगा 2024 का जो किया है वह रूस किया है। तो अब आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगला बार कौन करेगा, लेकिन यहां पर आपको रोकने का हम प्रयास करेंगे। क्योंकि काहे रोकने का प्रयास करेंगे? अभी तक तो सब चीज ठीक चल रहा था, वो सीरियली करते आ रहा था, लेकिन 2023 के अंदर में या फिर 24 में एक ऐसा चीज होता है जो कि ब्राजील मना कर दिया। क्यों मना किया? देखिएगा, पिछला साल 2023 जब 2024 का रूस ने किया, आप याद रख लिए कि 2024 में रूस ने किया, लेकिन इसका मतलब आप सोचते होंगे कि इसका मतलब 2023 वाला जो किया होगा वो ब्राजील किया होगा, बी वाला किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बी वाला नहीं किया ब्रिक्स का बैठक। तो ऐसा क्यों हुआ? तो आप सुनिएगा, 2023 के अंदर में जो G20 का जो बैठक किया था वो आपको पता है, 2024 में जो G20 का जो बैठक किया है वो आपको ब्राजील किया था, ठीक है। 2024 में जो G20 का जो, ऐसे 2023 में G20 अपना इंडिया में हुआ था, दिल्ली में, ठीक है, लेकिन 2024 का जो G20 होने वाला था ब्राजील में, ठीक है। ब्राजील 2023 का G20 जो हुआ वो आपको पता है, G20 के लिए पूरा दिल्ली में पूरा एकदम हुआ था वहां पर प्रोग्राम G20 का, ठीक है। नरेंद्र मोदी पूरा एकदम माहौल बना दिया था, लेकिन इसीलिए 2023 में भारत में हुआ। 24 में ब्राजील बोला कि G20 का हम कर लेंगे। जब G20 का ब्राजील करने लगा 2024 का, तो ये सोचा अरे यार हमको तो ब्रिक्स का भी करना है इस बार का, ठीक है। आपको ब्राजील का 2024 में इसका नंबर था करने का, सीरियली ढंग से जो आ रहा था, लेकिन ये सोचा कि नहीं यार G20 थोड़ा सा बड़ा है, ब्रिक्स वाला 10 को देश इसमें है, ठीक है, तो इस हम ब्रिक्स को जो है ना हम छोड़ देते हैं, ब्रिक्स को नहीं करेंगे, अगला वाला को दे देते हैं करने के लिए। तो अगला कौन आएगा? रूस आएगा। तो आर वाला संभाल लिया, इसको रूस संभाल लिया। 2024 का ब्रिक्स का बैठक कौन किया? तो रूस किया, जो कि बीपीएससी एग्जाम में भी पूछा है। और इसके पिछला वाला अगर हम बात करते हैं तो पिछला वाला जो करने वाला था वो कौन करने वाला था? तो पिछला वाला करने वाला था आपका ब्राजील, लेकिन ब्राजील स्किप कर दिया। स्किप करने के बाद कौन ले लिया? तो रूस ले लिया। तो लेकिन जब 2025 का जब होने वाला है तो सब मिलके बोला भैया हम ब्राजील को छोड़ने वाले नहीं है, भले तुम पिछला बार छूट गया लेकिन इस बार जो है आप 25 में आपको करना ही पड़ेगा। तो आप याद रखिएगा 2024 में रूस में हुआ, तो हम रूस से आगे बढ़ के आई के पास ना जाके पीछे अच्छा के बी के पास जाएंगे, यानी ब्राजील करेगा 2025 का बैठक। और आप बता सकते हैं कि आई से इंडिया कब करेगा? तो 2026 का करेगा। कब करेगा? 2026 में करेगा। समझ में आया? तो आप ऐसे याद रखिएगा। और रूस का एक शहर था कजान, कजान ने ही किया है 2024 में बैठक। बताइए आज समझ में आया कि नहीं आप बात? तो आप याद रखिएगा
और जानते हैं बहुत बच्चा इसका ब्राज़ील मार के आ गया था एग्जाम बीपीएससी का, लेकिन जो थोड़ा सा डीप में नॉलेज रखिएगा वही सही करके आ सकते हैं। ठीक है, तो आज चलिए अब लास्ट सवाल पूछ देते हैं, क्योंकि एक ही प्रश्न पे हमको बहुत सारा चीज़ बोलना पड़ता है, स्टैटिक वगैरह, इसीलिए अगर एक क्वेश्चन बोल के निकल जाएंगे तो आपको भी लगेगा नहीं रटा रटा या ऐसा चीज़ चल रहे हैं, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, वैसा कोई आपको एग्जाम में याद नहीं रहेगा, कंटेंट तो आप बना नहीं पाइएगा। अगर आपको आप मान लीजिए ब्राज़ील वाला ब्रिक्स बता दिए तो आप आराम से किसी को समझा भी सकते हैं, लेकिन आपको अगर हम सीधा बोल के निकल जाते 2025 में बैठक ब्राज़ील करने वाला है तो आपका कोई हबो नहीं लगता, आप निकल जाते हैं आगे, उससे कोई बौधरी नहीं होगा। ठीक है, तो आप कम ही पढ़िए, लेकिन थोड़ा सा अस्थायी ढंग से पढ़िए, दिमाग में सेट करके पढ़िए, क्योंकि एग्जाम में जो चीज़ आपको 100% आता है वही चीज़ एग्जाम में बनता है, नहीं तो हवा में चल जाएगा बात। चलिए लास्ट सवाल आप लोग बताइएगा, 2025 का जो वर्ष है वो यूएनओ ने कौन सा वर्ष घोषित किया है? बहुत वीवीआई सवाल। 2024 का भी बता देंगे, 2023, 24 और 25, यानी एक साल पीछे का याद रखना आवश्यक है और एक साल आगे का याद रखना आवश्यक है, क्योंकि राउंड फिगर में आपको 2 से 3 साल का पूछता है कोई भी एग्जाम। तो सबको पता है अभी तक कि 2023 का जो वर्ष था वो बाजरा वर्ष घोषित किया गया था। बाजरा का खेती होता है ना, यानी मोटा मोटा अनाज जो होता है, उसी को 2023 का यूएनओ ने यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया था बाजरे का वर्ष। और ये सवाल बहुत एग्जाम में पूछा था, क्योंकि जानते हैं यूएनओ ने जो घोषित किया था आपका 2023 को बाजरे का वर्ष, वो भारत के कहने पे घोषित किया था। भारत ने कहा था कि बाजरे का वर्ष इस बार घोषित कीजिए 2023 को, इसीलिए यूएनओ ने 2023 के वर्ष को भारत के कहने पे बाजरे का वर्ष घोषित किया। और 2024 का जो वर्ष घोषित हुआ है वो याद रखिएगा आपका कैमलिट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। कौन सा वर्ष? 2024 का कैमलिट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। और 2025 का जो होगा वह क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का वर्ष। 2025 जो होगा वो प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का वर्ष घोषित होगा, और याद रखिएगा क्वांटम विज्ञान का वर्ष घोषित होगा। ये तीनों आप याद रखने का आपको एकदम सख्त जरूरत है। तो चलिए आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में अधिक से अधिक आप लोग अपना मत को आप शेयर कीजिए, जो भी कमी है आप उस कमी को बताइए, उस पर हम कार्य करने का जरूर कोशिश करेंगे। तो आज के बस यहीं तक आपको सेवा प्रदान करेंगे। अगले दिन के लिए जो है कि हम पुनः आपसे मिलेंगे, आपसे लेते हैं विदा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।